मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हुआ है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग का प्रिपरेशन का जो तरीका था, जो भी टॉपिक हम लोग को लगा कि ये प्रोबेबल टॉपिक है, उस पे हम लोग का प्रिपरेशन का तरीका कैसा था। हमारा फोकस उस पे है, इस पे नहीं है कि हमारा क्वेश्चन हिट किया है। ओके, हेलो एवरीवन। 67th बीपीएससी के जीएस का पेपर जो है मेंस का, वो कंडक्ट हुआ है आज। आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, और ये जो सेशन है इसमें हम लोग जीएस 1 के बारे में देखेंगे। जीएस 1 वाले पेपर में जो होता है आपका, यहाँ पे हिस्ट्री वाला पार्ट एज यूजुअल था आपका। उसमें कोई भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। संथाल विद्रोह आया ही है आपका, चंपारण सत्याग्रह फिर से आया है आपका। ओके, दूसरा जो मौर्य आर्ट के बारे में हम लोग बार बार जो सबसे पहला हमने वीडियो बनाया था मेंस को लेके जीएस स्ट्रेटजी का, तो उसमें हमने बार बार ये फोकस किया था कि मौर्य आर्ट जो है वो इस बार पूछा जाएगा, तो वो भी पूछा गया है। उसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट, ये क्वेश्चन था आपका। आईएनसी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है आपका, ये सब क्वेश्चन था। वेस्टर्न एजुकेशन, तो हिस्ट्री वाले पार्ट में मिला जुला के क्वेश्चन जो रहा है आपका, वो पैटर्न पे ही रहा है। चाहे वो आईएनसी के फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन के डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका गांधी जी के इमरजेंस के बारे में क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे वो आपका मौर्य आर्ट हो। मेन जो हम लोग का डायनेमिक्स शुरू होता है वो होता है आपका करंट अफेयर्स वाले पार्ट में। 3 क्वेश्चन वहां से पिक करना होता है, और ये सबसे ज्यादा डायनेमिक सेक्शन होता है आपका पेपर 1 का। यहाँ पे अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो ऑलमोस्ट जो है आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे सोल्व कर पाएंगे। अगर नहीं करके जाते हैं आप, तो यहाँ पे क्वेश्चन को पिक करना और फिर उसके साथ जस्टिफाई करना, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ सी, हमने मेंस वाले बैच में जब किया था कि, तो वहां भी हमने बताया था कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो वहां हमने स्पेसिफिकली जो है वो सब टॉपिक, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, ये टॉपिक हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि हम लोग अपने क्लासरूम प्रोग्राम में इस टॉपिक को करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे करंट वाले पार्ट से अगर इलेक्शन से क्वेश्चन आता है, तो हमने बताया था कि वन नेशन वन इलेक्शन एक प्रोबेबल टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आएगा आपका। उसके बाद जब हमने आईआर के बारे में बात किया था, तो आईआर में भी हमने बताया था कि क्वेश्चन जो है आपका रशिया यूक्रेन क्राइसिस, वहां से निकल सकता है आपका क्वेश्चन। क्वाड हो गया आपका, वहां से निकल सकता है क्वेश्चन। नाउ सी, तो 3 का 3 क्वेश्चन जो है आपका हम लोग का हिट किया है डिजर बाइस की तरफ से। सबसे बड़ा चीज क्या होता है आपका, केवल क्वेश्चन हिट करना नहीं होता, हमने उसको डिलीवर कैसे किया था। मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन था वन नेशन वन इलेक्शन, ये तरीका था हमारा क्लास में डिस्कस करने का। हमने जब भी क्लास में कोई टॉपिक डिस्कस किया, तो मेरा फोकस जो होता था वो हमेशा ये होता था कि कैसे भी करके एक बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो आपको किसी भी टॉपिक पे तैयार करना है। और वैसा टॉपिक जो प्रोबेबल है, उस पे आपको एकदम वैसे डिट्टो का डिट्टो लिख के आना है। नाउ सी, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग वो रीड करेंगे जो हमने क्लास में डिलीवर किया था। सबसे पहले आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। यहाँ पे पूछा गया था कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया एंड गिव योर आर्गुमेंट्स फॉर एंड आर्गुमेंट्स इट। ओके, तो यहाँ पे 3 पार्ट क्वेश्चन का हो गया आपका। एक तो आपको वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बताना है, दूसरा बताना है कि उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, और तीसरा बताना था आपको कि उसका निगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा। नाउ सी, हमने जो क्लास में डिस्कस किया था, सी हियर, पहले हमने बताया था कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है आपका। ओके, उसके बाद हमने बताया था कि 1967 के बाद क्यों जो है वन नेशन वन इलेक्शन का डिमांड जो है वो पीक होना शुरू हुआ है, क्योंकि उससे पहले जो इलेक्शन होता था हम लोग का, वो ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली होता था। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था कि अगर हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन लेके आते तो इसका चैलेंजेस क्या हो सकता है ना। उसी कितना डिटेल में जाके हमने वन नेशन वन इलेक्शन का डिबेट जो है वो कहाँ से ट्रेस किया था, बी आर अम्बेडकर से। तो दैट वाज वन वैल्यू एडिशन पॉइंट। ये सब जब तक आपका वैल्यू एडिशन पॉइंट नहीं होगा, तब तक मार्क्स फेच करना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो बी आर अम्बेडकर का जो डिबेट था आपका, डिस्कशन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो हमने अपना आंसर वहां से शुरू किया था। उसके बाद जो है फिर हमने 1967, 1971, 1975, 1977 उसके बारे में बात किया। फिर हमने बताया कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लाया जाता है, तो आपका चैलेंजेस या निगेटिव एस्पेक्ट क्या क्या हो सकता है। फिर हमने आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने अदर चैलेंजेस के बारे में डिस्कस किया। ओके, सो ये सब पॉइंट था आपका। फिर हमने बताया कि इसका सिग्निफिकेंस, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट पूछा गया है आपका एग्जाम में, वो हमने बताया एक एक करके, सारा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमने बताया है। नाउ
गवर्नेंस पे क्या इंपैक्ट हो सकता है आपका, वोटर टर्नआउट कैसा हो सकता है आपका, उसके बाद लोकल बॉडी का इलेक्शन जो होगा वो हम लोग को अवॉइड करना पड़ेगा, और उसके बाद लॉ कमीशन के रिपोर्ट के साथ हमने इसको कंक्लूड किया था। तो ये एक रेडीमेड प्रिपरेशन था जो हमने अपने स्टूडेंट्स को करवाया था, और जिसमें हमने ये फोकस रखा था कि क्वेश्चन का नेचर क्या होगा, और कैसे जो जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें एक रेडीमेड, यस, रेडीमेड नोट्स जो है वो हमने प्रिपेयर करके उनको दिया था, प्रिपेयर करवाया भी था। ओके, तो वैसे जो है इनका ये टॉपिक प्रिपेयर हुआ था। दूसरा टॉपिक जो था जो अभी आया है आपका क्वेड का। नाउ सी द क्वेड क्वेश्चन एंड आई विल शो यू माय नोट्स कि हमने क्लास में क्या पढ़ाया था। डिस्कस द ओरिजिन, मेंबरशिप, डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेड, व्हाट इट इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। चार एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया आपका। एक तो ओरिजिन वाला पार्ट, दूसरा मेंबर्स हैं आपके, तीसरा डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्टिव, और चौथा पार्ट हो गया आपका सिग्निफिकेंस। नाउ सी हमने क्लास में कैसे करवाया था इसको। आईआर के क्वेश्चन में मैंने बार बार स्टूडेंट्स को बोला था कि क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली हिट करेगा जो भी हम लोग क्लास में कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या करना है आपको, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन जो है वो प्रिपेयर करके रखना है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया था। जो हम लोग जब भी आईआर कर रहे थे तो हम लोग का फोकस था कि आईआर में आपका आंसर जो है वो एस जयशंकर के कोई स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि वो जो है अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो उनके किसी स्टेटमेंट के साथ आपका आंसर शुरू होना चाहिए। आपका आंसर जो है वो कभी भी एकदम नॉर्मल आंसर नहीं होना चाहिए। जब प्रिपेयर ही करना है तो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो हमने एक इंट्रोडक्शन का पार्ट बताया था जहां पे हमने बताया था कि जयशंकर ने क्वेड के बारे में क्या बोला है। ओके, और जैसे क्वेड इज अ ग्रुपिंग ऑफ 4 कंट्रीज हु हैव कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन वैल्यू, अ ग्रेट डील ऑफ कंफर्ट, हु हैपन टू बी लोकेटेड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ द इंडो पैसिफिक, who found out that in this world no country, not even the US, has the ability to address global challenges. Okay, उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की थी अपने नोट्स में। फिर एक टाइमलाइन पूरा का पूरा मैंने बताया था उनको। ओके, टाइमलाइन के बाद फिर हमने बताया था कि मेंबर्स कौन कौन से हैं और क्यों मेंबर हैं यहाँ पे। जैसे जापान, तो उसका जरूरत क्या है, क्यों वो मेंबर है आपका। ऑस्ट्रेलिया क्यों मेंबर बन रहा है, इंडिया क्यों मेंबर बन रहा है, और यूएसए क्यों इसका मेंबर है। चारों की जरूरतों को हमने बताया था और मेंबरशिप के बारे में बताया था। फिर हमने बताया था कि सिग्निफिकेंस क्वेड का क्या है सबके लिए, सिग्निफिकेंस क्वेड का क्या है आपका इंडिया के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट हमने यूज किया था। ओके, नाउ सी सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे कवर किया था। मल्टीपोलर वर्ल्ड, पोस्ट कोविड डिप्लोमेसी, उसके बाद चाइना का रिस्पॉन्स क्या होगा, फिर हमने क्वेड समिट के बारे में बात किया था, फिर हमने चैलेंजेस के बारे में बताया था क्वेड का, और फिर हमने वे फॉरवर्ड में फिर से हमने एस जयशंकर के साथ इस टॉपिक को खत्म किया था। तो एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन क्वेड के ऊपर ये हमने करवाया था। ओके, तो एंड दैट इज द लाइव प्रूफ वी आर वेरी हैप्पी कि ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, जहां पे हम लोग का प्रिपरेशन जो था वो एकदम सॉलिड था। अगर 10,000 कॉपी अगर मेंस का लिखा जाएगा तो उसमें मुश्किल से 10, 20, 50 स्टूडेंट्स वैसे होंगे जिनका क्वेड का आंसर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट के साथ शुरू होगा और उनके स्टेटमेंट के साथ खत्म होगा। तो यहाँ पे चांसेस होता है आपका कि काफी ज्यादा हाई स्कोर कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आया है आपका, जो हमारे यहाँ से डायरेक्टली हिट हुआ है, वो है आपका व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, डिस्कस इट्स इंपैक्ट अपॉन द नेशन ऑफ द वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो ये भी एक डायरेक्ट हिट हुआ है क्वेश्चन आपका। नाउ सी मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि मेरा क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हुआ है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग का प्रिपरेशन का जो तरीका था, जो भी टॉपिक हम लोग को लगा कि ये प्रोबेबल टॉपिक है, उस पे हम लोग का प्रिपरेशन का तरीका कैसा था। हमारा फोकस उस पे है, इस पे नहीं है कि हमारा क्वेश्चन हिट किया है। ओके, हमने जो प्रिपेयर किया था इस टॉपिक पे, नाउ सी यहां भी हमने क्या किया था, इस जयशंकर के स्टेटमेंट के साथ आपका रशिया यूक्रेन का क्राइसिस शुरू होता है। ओके, फिर उसके बाद आपने एक डायग्राम बनाया जहां पे ये बताया कि रशिया कहाँ पे, यूक्रेन कहाँ पे है, उनका जो कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन है वो कौन सा है। फिर उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड में गए कि क्यों रशिया यूक्रेन का क्राइसिस जो है वो अराइज हुआ है। वहां पे बैकग्राउंड में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था इसको कि सिक्योरिटी कंसर्न नाटो को लेके है। फिर हमने एक मैप बना के बच्चों को बताया था कि आपको जो है इस तरह का मैप जितना हो सके, ये कभी पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्टली आप इसी मैप को ड्रॉ करेंगे वहां पे, बट जितना पॉसिबल हो सके उतना तो आपको करना ही था। नाउ उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सा रीजन है आपका। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया क्या कारण क्या क्या है, बैलेंस ऑफ पावर, यूरो मेडन मूवमेंट भी है, देन सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुआ था आपका, उसके कारण भी टसल हुआ है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा गया है। एक तो पूछा गया कि इसका इफेक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या होगा, और दूसरा ये पूछा गया कि इसका इंपैक्ट जो है वो इंडिया पे क्या होगा। हमने जो यहाँ पे प्रिपेयर किया था इस टॉपिक को, हमने भी उसी तरीके से प्रिपेयर किया था। पहले हमने प्रिपेयर किया था कि इसका इफेक्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या हो रहा है,
पॉवर्टी एंड हंगर, बहुत सारा रिपोर्ट हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट डिस्कस किया हमने। नाउ सी, एनर्जी ट्रेड के बारे में हमने बताया, कमोडिटी ट्रेड के बारे में बताया, और जहां भी जो कुछ भी हमने बताया है वहां पे हमने हमने हमेशा एक कोट किया है, आईएमएफ का रिपोर्ट। इससे ऊपर देखें